हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट की मॉड्यूल ए। हम देख रहे थे इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। इसमें चैप्टर 11 है इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो कौन कौन सी इशू फेस कर रही है, तो इस चैप्टर में हमारे टॉपिक ये सब टॉपिक हैं। इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, फिर पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, जॉबलेस ग्रोथ, राइजिंग इनइक्वालिटीज, माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, पॉसिबल रेमेडीज और पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो इन सब बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट्स, इंडियन इकोनॉमी ग्रो बाय 7% in the financial year 2023 and 8.2% in the financial year 2024. The economy has shown resilience, having fully recovered from the contraction experienced during the pandemic. तो जो भारत की इकोनॉमी है उसने 7% ग्रो किया था एनएसओ के डेटा के अनुसार, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, और 8.4% फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ग्रो किया था। ठीक है, और कोविड-19 के जो पेंडेमिक हमारे देश पे आया था उससे अभी हम फुली निकल गए हैं। However, the pace of growth faced headwinds from global factors like geopolitical uncertainty, volatile energy prices, and synchronized slowdown in major advanced economies. लेकिन अभी भी हम कोई ग्लोबल फैक्टर्स के देखते हुए अभी भी हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हेडविंड्स मतलब रुकावटें हैं ग्रोथ के अंदर, जो कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब अभी दुनिया में बहुत सारे देशों में जो कि वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, लाइक रशिया यूक्रेन है, इजराइल ईरान है। ठीक है, तो इस वजह से इससे होता है कि क्योंकि हमारा ट्रेड इंपैक्ट होता है, सप्लाई चेन खराब होती है, जिससे हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। फिर इससे एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाते हैं देश में, और बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड में अभी स्लो डाउन में चल रही हैं। तो इन सब का इंपैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे भी डायरेक्टली पड़ता है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये चैलेंजेस के बाद भी इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ इन इट्स जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आईएमएफ जो रिपोर्ट देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसने प्रोजेक्ट की थी इंडिया की इकोनॉमी कि वो ग्रो करेगी 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, मतलब 2025-26 के अंदर आईएमएफ के अनुसार इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.5% से ग्रो करेगी। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक इन इट्स मिड 2025 ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रोजेक्टेड कंपेरेबल ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 26, साइटिंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और वर्ल्ड बैंक का भी यही कहना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अच्छी रहेगी। For the foreseeable future, India is expected to remain the world's fastest growing major economy. The COVID-19 pandemic triggered the severe health and economic crisis. तो कोविड-19 पैंडेमिक ने हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस देश के आगे खड़ा कर दिया था। While the economy has recovered past its pre-pandemic level, लेकिन इकोनॉमी ने ना अभी अपने आप को जो पैंडेमिक से पहले जो हालात थी वहां तक हमने रिकवर कर लिया है। The recovery has characterized as K-shaped with organized formal sectors recovering strongly while the informal sector and vulnerable households continue to face challenges. अब जो कोविड-19 से पहले जो हमारी स्थिति थी, हमने ग्रो तो कर लिया है, लेकिन इसमें ज्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर के अंदर, लाइक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में उनमें अभी भी ग्रोथ नहीं हुई। तो के का मतलब ये होगा कि हमने के शेप में ग्रोथ की है, कि ये तो हमने ये इसका प्रतीक है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ की। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं, और कुछ वनरेबल जो हमारा सेक्टर्स हैं, लाइक जो गरीब लोग हैं, जो उनके सेक्टर जिसपे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि हमारे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर हैं। ठीक है, तो इन जैसे लोगों की बात हो रही है कि इन लोगों पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का। तो इनकी ग्रोथ जो नीचे गई है और ऑर्गेनाइज सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ ऊपर गई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी है जो के शेप में ग्रो करी है। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन ए ट्विन ट्रैक अप्रोच, प्रोवाइडिंग टारगेटेड सोशल सेफ्टी नेट्स एंड बूस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिवाइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो गवर्नमेंट जो है इस पे फोकस करते हुए
अभी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि देश में कैपिटल एसेट्स बनाना, कैपिटल एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि देश में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब क्या है, देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये सब फायदे होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट इससे निजात पाने के लिए ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। अब हमारे इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या इकोनॉमिक इश्यूज हैं? सम ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रीप्लेक्सिंग इकोनॉमिक इश्यूज इंक्लूड्स सस्टेनिंग हाई ग्रोथ एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब ज्यादा हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। हाई ग्रोथ है लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन कंसर्न, महंगाई आने का खतरा हमेशा बना रहता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो अभी बहुत सारे सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग बेरोजगार हैं, और या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या उनको कम वेतन, जितना जितना उनसे काम लिया जा रहा है उनसे उनको कम पैसा दिया जा रहा है। ग्रोइंग डिस्पैरिटीज इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में है जो अमीरों के पास बहुत पैसा है और गरीब है, ठीक है। इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल इक्वालिटी, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी ह्यूमन कैपिटल जो जो क्वालिटी है, जैसे जैसे कि उनका जो स्किल्स हैं या उनकी हेल्थ है, तो ये हमारे ह्यूमन कैपिटल में आता है। तो ये भी इंप्रूव करने का हमारे सामने चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको बहुत जरूरत है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, और आपको पता ही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमको सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, तो हम उस पर ओवर डिपेंडेंस हैं, क्योंकि हमको अब जॉब जो है वो बाकी सेक्टर से भी निकालनी है। राइजिंग गवर्नमेंट डेब्ट, सरकार का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, और ज्यादा लोग बेहतर भविष्य के लिए गांवों से निकलकर शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि शहरों के जो अर्बन रिसोर्सेज हैं, अर्बन रिसोर्सेज लाइक वाटर या सैनिटेशन, तो ये सब का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह आकर रहेगी, तो फिर जो सरकार भी है वो इतनी अर्बन प्लानिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सब समस्या हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के सामने अभी। तो इस टॉपिक में हमने ये देखा कि क्या क्या इंडियन इकोनॉमी जो फेस कर रही है। जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी एक सही ट्रैक पे चल रही है, जैसे कि हम अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जो था 23-24 के अंदर हम 8.2% से ग्रो किए, तो जो कि अच्छा है। लेकिन अभी भी ना कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमारी इकोनॉमी के सामने समस्याएं क्या है कि जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन कई आ जाती हैं, कोई वॉर चालू हो जाती है किसी दूसरी कंट्री में, तो उससे क्या हमारी सप्लाई चेन हिट हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या है कि हमको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, और जिससे क्या उस प्रोडक्ट की जो रेट है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ने लग जाता है। तो एक तरह से क्या हमारे देश में महंगाई आने का खतरा रहता है। इसके चैलेंजेस के बाद भी आईएमएफ ये बोलता है कि इंडिया इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 6.5% से ग्रो कर जाएगी, और ये इंडिया को फास्टेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने आज भी हम बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। लेकिन कोविड के बाद जो है इंडिया की इकोनॉमी के शिफ्ट के अंदर ग्रो कर रही है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हमारा ग्रो अभी भी कर नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रेस्ड में है। और अभी क्या क्या समस्याएं हैं हमारी इकोनॉमी के सामने? हाई ग्रोथ है लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ है हमारे, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अमीरों और गरीबों के बीच में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी हमको इंप्रूव करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट का डेप्ट है जो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है उसको भी कम करने की जरूरत है, और अर्बनाइजेशन को भी कम करने की जरूरत है। तो ये सब जो है हमारी इकोनॉमी के सामने समस्या है। अब हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं। While the last official consumption expenditure based poverty estimates date back to 2011-12, तो जो लास्ट ऑफिशियल डेटा जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो 2011-12 के अंदर आया था। द गवर्नमेंट नाउ प्राइमली यूज बॉर्डर मेजर्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो नीति आयोग जो है जो हमारे देश का थिंक टैंक है, वो उसने एक रैंक निकालता है, वो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके आधार पर इंडिया हैज सीन रिमार्केबल डिक्लाइन इन पॉवर्टी, तो इंडिया के अंदर गरीबी जो है वो अच्छी दर से कम हुई है।
द रिपोर्ट released in 2023 showed that the percentage of population living in multidimensional poverty fell from 24.85% in 2015-16 to 14.96% in 2019-21। तो 2015-16 में जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो 24.85% थी, वो अब कम होकर 14.96% हो गई है। अब पहले तो ये हमको ये बात करनी होगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। देखो, अगर पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो हम इसको बेसिकली तो किससे देखते हैं, सिर्फ मनी से। अगर जिसके पास पैसा कम है या नहीं है तो उसको हम गरीब बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पैसे। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं देखा जाता, उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रहा, या प्रॉपर उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये सब डायमेंशंस को देखते हुए हम निकालते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि किन लोगों को पैसे के अभाव में ये सब चीज़ों का एक्सेस नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका जो है एक तरह से लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही खराब हो चुका है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, और इसके आधार पर अभी इंडिया में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है ये 5 सालों के अंदर अंदर। अब लेटेस्ट जो इसका रिपोर्ट के आधार पर द शो पॉजिटिव ट्रेंड्स, तो अभी लग रहा है कि और भी पॉवर्टी कम होगी, गरीबी और कम होगी। रूरल पॉवर्टी रेट्स रिमेन हायर देन अर्बन रेट्स, तो जो गांव में जो रहने वाले लोगों पे जो गरीबी है वो ज्यादा है शहरी लोगों के मुकाबले, बट बोथ हैव सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस, लेकिन दोनों में है जो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, दोनों में ही कमी आई है। पॉवर्टी रेडिकेशन इज ए मेजर चैलेंज ऑफ planned economic development. Poverty alleviation programs are designed to lower the rate of poverty in the country by providing adequate access of foods, financial assistance and other basic necessities. अब गरीबी को कम करना कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम पॉवर्टी गरीबी को कम करने के लिए हम अपनी पॉलिसी जो बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं कि हम एडुकेट फूड प्रोवाइड करें और लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती रहे और उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी पूरी होती रहे। हम इस प्रकार से हमको देश के अंदर पॉलिसीज और वेरियस स्कीम्स चलानी पड़ती हैं। सेवरल मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कंटिन्यू बी क्रूशियल इन इंडिया, सम ऑफ दीज इंक्लूड। तो अब इंडिया के अंदर कौन कौन से गरीबी कम करने के लिए जो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार गरीब व्यक्ति को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है कि आप अगर कहीं भी आपको काम नहीं मिलता तो आप सरकार के लिए 100 दिन तक काम कर सकते हो अंडर मनरेगा स्कीम। और नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये सब काम है मतलब गरीबी को कम करने के लिए जो सरकार चला रही है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत कि सरकार जो है फार्मर्स को ज्यादा फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अंदर उनको सीड्स, फ्री के सीड्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, या उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगा, या उनको फिर कोई ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो समझ पाए कि वो और कैसे फसल को उगा सकते हैं या कुछ अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। तो ये काम किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। फिर है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो जैसे NRLM जो नेशनल रूरल है ये गांवों के लिए, और अर्बन जो शहरों के लिए, सिटीज के लिए। तो इसमें क्या है ना, गरीब व्यक्तियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए काम करवाया जाएगा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इंकरेज किया जाएगा कि खुद से कुछ बिजनेस कर लें अगर वो, या फिर उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग मतलब कि जैसे उनको टेलर का काम सिखा दिया, ठीक है, तो वो अपना टेलरिंग कर सकता है, या और वो आर्ट का कुछ सिखा दिया, तो उनकी स्किल्स को है जो अपग्रेड किया जाएगा। फिर और इसके अंदर जो होमलेस पीपल हैं, जो जिनके पास रहने को घर नहीं है, तो उनको भी शेल्टर प्रोवाइड करवाई जाती है। और इन दोनों मिशन के अंदर जैसे SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनमें बढ़ावा दिया जाता है कि वो एक समूह बनाकर उसमें कुछ फंड पैसा इकट्ठा करें और उसके साथ कुछ व्यापार शुरू करें। तो इस प्रकार के जो काम है वो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन में चलाए जाते हैं। बस इतना ही फर्क है इसमें कि ये रूरल के गाँवों के लिए है और अर्बन वाला सिटीज के लिए है, सिटीज के गरीब और उसमें गाँव के गरीब। और फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आप सभी को पता ही होगा। वैसे तो ये है कि हर गरीबों को बैंक अकाउंट का एक्सेस दिया जाए, ठीक है, जनधन खाते जो हम खोलते हैं इसी के तहत खोल रहे हैं। और इसमें क्या है कि फ्री के उनका अकाउंट खुलेगा, उसके अंदर उसको इंश्योरेंस फ्री का प्रोवाइड करवाया जाएगा और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी।
मतलब यह है कि हर गरीब को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ना जन धन योजना के तहत लाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड के समय इसको शुरू लागू किया गया था। इसमें क्या है, जो कोविड से इंपैक्ट हुए थे गरीब लोग, उनको फ्री खाना, मतलब फ्री व्हीट, राइस, ये सब प्रोवाइड कराया जाता। ठीक है, तो मतलब उनको खाने की वस्तुएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री बांटी जा रही हैं, आज भी बांटी जा रही हैं। फिर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई, ये भी कोविड में चलाई गई थी। इसमें क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन्स दिए जाएंगे कोलेटरल फ्री। तो इसमें जैसे पहली बार अगर कोई स्ट्रीट वेंडर लेना है तो उसको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, और लेकिन अगर वो उसको पूरा चुका देता है तो उसको नेक्स्ट बार 20,000 रुपये का लोन वो ले सकता है बैंक से। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार ने वेरियस प्रोग्राम चला रखे हैं कि गरीबी को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने ये बात करी कि जो गरीबी है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में जो 24.85% थी, वो 2019-21 में 14.96% रह गई है। ठीक है, तो ये शार्प डिक्लाइन आया है इसमें। और देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गरीबी को कम करना बहुत जरूरी है, हम सब जानते ही हैं। और सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, सरकार ने एक तो मनरेगा स्कीम चला रखी है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज्यादा फसल उगाएं। NRL, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और अर्बन लिवलीहुड मिशन के अंदर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लें, मतलब खुद से कुछ काम करें। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है वेरियस, कि वो ट्रेनिंग करके अपना स्किल अपग्रेड करके भी कुछ काम कर पाएं। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब लोगों को बैंक के साथ जोड़ा जाता है, बैंकिंग सुविधा उनको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनको फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाता है, मतलब गेहूं, चावल, ये सब फ्री में उनको बांटा जाता है। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, पीएम स्वनिधि के अंदर उनको बैंक से, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक से 10,000 रुपये का लोन पास करवाया जाता है, उनको दिलवाया जाता, सैंक्शन करवाया जाता है। और अगर वो उसको चुका देते हैं तो उसके बाद उसको अगली बारी के लिए 20,000 रुपये का लोन दिलवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतने काम सरकार जो है अभी कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ is an economic phenomenon where the country economy grow but the level of employment stays the same or even decrease। तो जॉबलेस ग्रोथ उस स्थिति को बोलेंगे जब आपके देश की इकोनॉमी तो जो है ग्रो कर रही है, जैसे जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, लेकिन उस देश में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, दिस कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो ये कुछ इन वजहों से हो सकती है, जैसे स्ट्रॉन्गर रिलायंस ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज which use more machines instead of labor intensive industry which use more peoples। तो अभी जो है हमारा जो ज्यादा निर्भरता है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे हो गया, जो ज्यादा मशीनों का यूज करता है। तो जहां मशीनों का यूज ज्यादा होगा वहां लोगों का यूज है जो कम होगा, तो इससे क्या है कि हमारी जॉब्स जो है वो कम होती जा रही है। फिर स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ, तो कुछ ऐसे लेबर लॉ जो सरकार ने सख्त बना दिए हैं जिसकी वजह से भी लेबर की डिमांड कम हो रही है। जैसे अब सरकार ने ये बोल दिया कि आप फिक्स वर्किंग आवर्स पे काम करवा सकते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है ना वो इतना उत्साहित नहीं होता उसको हायर करने के लिए। ठीक है, ये भी एक कारण है, भले इससे बहुत कम छोटा इंपैक्ट होता है, लेकिन ये भी कारण है कि लोग स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है। और इसमें ये चीज भी है कि जैसे आजकल जो पॉलिसी सरकार बना रही है वो सारी पॉलिसी जो है इंप्लॉय के हित के अंदर होती हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या, फिर जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा अपना ज्यादातर जॉब्स जो है वो स्किल्ड लोगों को देना पसंद करते हैं फिर। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फैक्टर इन इकोनॉमी। और मेजर इशू ये भी है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। जैसे पहले के समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड थी, लेकिन अब जो है हमारी इकोनॉमी सर्विस पे ज्यादा डिपेंड है। अब सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा स्किल्डफुल लोगों की जरूरत है, तो इसमें भी एक बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो देश में जॉब्स जो है वो कम हो रही हैं। इकोनॉमिस्ट ऑफन रेफर द इंडियन ग्रोथ एज हैविंग जॉबलेस कैरेक्टरिस्टिक। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भारत के जॉब्स को जॉबलेस ग्रोथ को जॉबलेस कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, मतलब जॉबलेस बोलते हैं। वाइल हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम द सेंसस 2001-2011 शोड द वाइड गैप बिटवीन लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। और 2001 से 2011 के जो जनगणना के अनुसार
बहुत बड़ा गैप है लेबर फोर्स के अंदर, मतलब लेबर बहुत ज्यादा और ग्रोथ उसमें कम है। मोर रिसेंट डेटा फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFC प्रेजेंट ए मोर न्यूएंस्ड पिक्चर। द एनुअल PLFS रिपोर्ट 2023-24 showed that India's unemployment rate is fallen to a multi-year low। और PLFS की रिपोर्ट के अनुसार उनका यह कहना है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो अभी बहुत कम हो चुकी है, मतलब कि भारत में अब रोजगार बढ़ रहा है। हाउएवर इकोनॉमिस्ट रेज कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये इशू रेज कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट भारत जनरेट कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो किस तरह का काम उनसे ले रहा है। नोटिंग ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ न्यू जॉब्स आर इन एग्रीकल्चर एंड लो पेइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अनपेड फैमिली वर्क। तो इकोनॉमिस्ट की ये कहना है कि भारत के अंदर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसा भारत प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसमें जो हम जॉब दे रहे हैं तो उसमें ये देखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने और कितनी नई जॉब क्रिएट करी, और जो जॉब्स हैं तो वो लो पेइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि मतलब लोग खुद से ही काम कर रहे हैं लेकिन उसको पैसा जो इतना नहीं मिल रहा, और अनपेड फैमिली वर्क, और उसको ऐसा भी है कि उससे ज्यादा काम पर्सनली काम ज्यादा करवा लिया जाता है लेकिन उसके बदले उसको पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट मोस्ट ऑफ द रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ has driven by the knowledge intensive service and capital intensive manufacturing sector which do not create many jobs for low skilled workforce। तो इसका एक मेन रीजन ये भी है कि जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी हो रही है वो ज्यादा नॉलेज इंटेंसिव सर्विस में हो रही है, मतलब सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रही है और जिसमें नॉलेज हमको चाहिए। और ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रही है वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब उन्होंने वो ज्यादा मशीन्स का यूज करते हैं। तो ये दोनों बड़े कारण हैं जिसमें जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, और इसकी वजह से जो लो स्किल्ड वर्कफोर्स है जिसकी पास स्किल्ड कम है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं उनको फिर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? encourage entrepreneurship, promote entrepreneurial instincts through programs like स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। उद्यमी मतलब कि उनको खुद का बिजनेस शुरू करना होगा या कंपनी बनानी होगी। रिफॉर्म्स फॉर एजुकेशन सिस्टम, इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इफेक्टिवली टू डेवलप स्किल सेट दैट आर इन डिमांड। और हमको हमारे देश में पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव लाने होंगे। अब उसमें बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बच्चा अब शुरू से अच्छी एजुकेशन लेगा और उसमें जो स्किल सेट बचपन से ही बन जाएगा तो एक तो बच्चा बड़ा होकर कॉन्फिडेंट फील करेगा और साथ में वो बिजनेस करने से डरेगा नहीं। क्योंकि अब क्या है, जो मिलेनियल्स लोग हैं जो 1990s के समय पैदा हुए थे उनमें उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह प्रकार से हुई है कि आप फटाफट नौकरी ले लो सरकारी कि आप एक बार सेफ फील करोगे। लेकिन ये हमारे दिमाग में क्यों है? क्योंकि हमारे को एजुकेशन पॉलिसी में सिखाए हम ये बचपन से। लेकिन अब जरूरत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जिसमें बच्चे को शुरू से ये सिखाया जाए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप जाओ, आप नई नई स्किल सीखो जिससे कि आप देश की गरीबी जॉब्स की इतनी जरूरत ही ना हो और आप खुद से कुछ काम कर पाओगे। नेक्स्ट है प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, और ऐसी इंडस्ट्री को सरकार को प्रमोट करना चाहिए जिसमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। लाइक बूस्ट सेक्टर लाइक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन थ्रू पॉलिसीज लाइक द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। और उसको प्रमोट करना चाहिए PLI स्कीम चला के जिसमें सरकार इंसेंटिव देती है वेरियस। तो जॉबलेस ग्रोथ में हमने ये बात करी। जॉबलेस ग्रोथ उसको कहा जाता है जब इकोनॉमी ग्रो हमारी कर रही है लेकिन हमारी जॉब सेक्टर है जो है मतलब जॉब जो है वो देश में कम हो रही है या स्टेबल है, मतलब बढ़ नहीं रही है, तो उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और सरकार इसको दूर करने के लिए क्या क्या कर सकती है? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकती है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर सकती है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकती है जिसमें ज्यादातर लोगों को मजदूरों से काम लिया जा सके। और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार PLI स्कीम चला सकती है जिसमें सरकार वेरियस इंसेंटिव्स देती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइजिंग इनइक्वालिटीज। While India has one of the world fastest growing economy, it also has the one of the most unequal society। जो भारत जो है वो एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है कि दुनिया में सबसे ज्यादा GDP के मामले में ग्रो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ ये है मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी। अनइक्वल सोसाइटी मतलब कि हमारे देश में ना जो रिसोर्सेज हैं और मेन उसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं
जैसे कि पैसा जो है वो बहुत ज्यादा अनइक्वली डिवाइडेड है। जैसे जो रिच लोग हैं या जो टॉप 5% 10% लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और जो गरीब हैं उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। वो कैसे, और उसका डेटा हम देखते हैं अभी। इनइक्वालिटी हैज रिमेन्ड ए सिग्निफिकेंट चैलेंज। द रिच आर ग्रोइंग रिचर एट मच फास्टर रेट while the poor are continue struggling the access quality education and health care। जो गरीब जो है वो बहुत फास्ट रेट पे अमीर हो रहा है, सॉरी अमीर जो है वो फास्ट रेट से अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि एजुकेशन उसको मिल जाए या हेल्थ केयर उसको अच्छा मिल जाए। द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स 2024-25 एडिशन कंटिन्यू टू हाईलाइट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो आती है 2024-25 के आधार पर भारत के अंदर अभी क्या सिचुएशन है। The top 10% of population earns approximately 58% of the national income। तो जो नेशनल इनकम है भारत की उसके सिर्फ 10% जो लोग हैं वो 58% पैसा कमा रहे हैं। तो अब देख लो 90% लोगों के हाथ में सिर्फ 42% पैसा है, लेकिन 10% के पास में 48% पैसा है। तो कितना अनइक्वल कंडीशन अभी। एंड तो 1% अलोन अर्न्स 22% ऑफ नेशनल इनकम, और सिर्फ 1% जो लोग हैं वो देश के अंदर 22% पैसा होल्ड करके बैठे हैं। In contrast, the share of the bottom 50% of population remains around 13 to 14%। और जो सबसे नीचे के 50% लोग हैं, बॉटम 50%, उनके पास 13 से 14% फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम ऑक्सम इंटरनेशनल, और ये दूसरी रिपोर्ट है, इसके आधार पर द टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल्स ओवर 70% ऑफ इंटायर नेशनल ग्रोथ। तो ऑक्सम इंटरनेशनल पे 70% है, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10% के पास 58% है। तो ऐसा नहीं, कोई आपको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं रखना, ये अलग अलग रिपोर्ट है, इनके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके आधार पर बनी हुई है। तो ऑक्सम इंटरनेशनल बोल रहा है कि उसकी 10% इंडियन लोगों के पास 70% से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, नेशनल वेल्थ है। द वेल्थ जनरेटेड कंटिन्यूज टू बी डिस्प्रोपोर्शनेटली कैप्चर्ड बाय द वेल्थीस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका ये मतलब है कि जो वेल्थ जनरेट की जा रही है वो मतलब कोई उसका प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब उसका कोई रेशो नहीं है कि कैसे उनको दी जा रही है। और ज्यादा वेल्थ है जो वेल्थी सेगमेंट के पास है, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके वो ज्यादा वेल्थ जो है वो होल्ड करके बैठे हैं। द पोस्ट पैंडेमिक के शेप्ड रिकवरी हैज पोटेंशियली वर्सेंड दिस इनक्वालिटी। और जो कोविड के बाद जो हमारी के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी हुई है, के शेप्ड मैंने आपको ऊपर बता दिया था, तो उसके अंदर जो इनक्वालिटी है उसको और बढ़ावा मिला है। टू सोल्व द इश्यू ऑफ इनइक्वालिटी द गवर्नमेंट कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स। और इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए भारत की जो सरकार है वो ये स्टेप्स ले सकती है। लाइक इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विस, तो पब्लिक सर्विस से सरकार को और ज्यादा खर्चा करना होगा। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि सरकार हेल्थ केयर एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्चेगी तो जो गरीब व्यक्ति है उसको इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी होगी। उनको हेल्थ केयर उनको अच्छा मिलेगा, एजुकेशन उनको सस्ती मिलेगी, और सोशल सिक्योरिटी उनको सही मिलेगा, जैसे वेलबींग उनकी सही रहेगी। तो वो इन सब से ध्यान हटाकर कुछ और काम कर पाएंगे जिससे वो ग्रोथ कर पाएंगे और उनमें इनक्वालिटी में जो कमी आएगी। और इनक्वालिटीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, इनक्वालिटीज अगर देश में जितनी ज्यादा होगी तो उस देश में क्राइम भी ज्यादा होगा। तो क्राइम को कम करना भी इनक्वालिटीज को कम करने का एक बहुत अच्छा कारण है कि आप दुनिया में इनक्वालिटी कम करते जाओ तो दुनिया जो है वो पीस की तरफ बढ़ती जाएगी। इन्वेस्ट इन R&D एंड इनोवेशन, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में सरकार को और पैसा डालना चाहिए। मोर इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। तो इसके अगर सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन करती रहेगी तो उसके अंदर नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी जिसका फायदा बाकी के लोग भी उठा पाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ये मतलब है कि जो रिच लोग हैं उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाए और गरीबों को, पुअर लोगों से टैक्स ना लिया जाए या बहुत ही कम लिया जाए। Directly reduce income disparity by ensuring the tax system is progressive and compliant. Incentivize profit sharing. Give tax breaks to corporations that share more of their profits with their workers. तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो कॉर्पोरेशंस हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन जो चलते हैं जहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको टैक्स में बेनिफिट देना, उनको टैक्स कम करना चाहिए। और वो उस टैक्स को वो कॉर्पोरेशन उस टैक्स का जो प्रॉफिट है, जो उसको पैसा बचेगा, उस पैसे को वो अपने वर्कर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे वर्कर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा और वो गरीबी से दूर होगा। ठीक है, तो सरकार ये सब काम कर सकती है। सरकार पैसा पब्लिक सर्विस में पैसा ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, फिर उसको R&D और इनोवेशन में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम देश में लागू करना चाहिए, और
प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मतलब जो कॉर्पोरेशन है उनको टैक्स बर्डन कम करके उस पैसे का उनको मैंडेटरी करना चाहिए कि वो उस पैसे को अपने वर्कर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का यह मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपना शहर, अपनी सिटी छोड़कर किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाता है, ठीक है, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो वो व्यक्ति रूरल एरिया में रहता था, ठीक है, अब वहां पर वो ये देखता है कि यहाँ पर ना मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, ना अच्छा हेल्थ केयर है यहाँ पे, ठीक है, ये एक वजह बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। तो इसकी वजह से वो सोचता है कि यार मैं बाहर जाके, और वो सोचता है कि मेरा जो यहाँ पे पैसा मैं जो कमा रहा हूँ वो भी बहुत कम है, तो फैमिली के लिए अच्छा होगा कि हमको शहर में जाकर बसना चाहिए, जिससे मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा और अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी। तो अगर वो अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसी को ही माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यूजुअली टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज द वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ और एजुकेशन रीजन। और माइग्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में या कुछ एक लोकल जगह पे हो रहा है, माइग्रेशन पूरी दुनिया में हो रहा है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सोशल कारण, अगर वहां पे सोशली ऐसा है कि सब मूव कर रहे हैं, कुछ वहां पे रहने में कुछ दिक्कत आ रही। पॉलिटिकल कारण, मतलब वहां पे कोई दो देश हैं उनके बीच में वॉर होगी, ठीक है, अब दूसरा देश वहां पे लैंड कैप्चर कर रहा है तो उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। कल्चरल, वहां पे अगर कोई कल्चर मैच नहीं कर रहा तो उसकी जगह भी करना पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल, मतलब वहां पर कोई फ्लड आ गया या कुछ ऐसा सूखा पड़ गया, ठीक है, पानी की बहुत कमी होगी। या हेल्थ, अगर कोई ऐसी जगह रह रहे हैं या कोई हम जहाँ पर हेल्थ खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं तो वो भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। या है वहाँ ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे हेल्थ केयर हमको अच्छा नहीं मिल पा रहा। और एजुकेशन रीजन, मतलब पढ़ाई जो है वहाँ बिल्कुल नहीं है हमारी जगह पे, तो उस ये सब रीजन है जो हमको व्यक्ति को माइग्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं। द लिंक बिटवीन एनवायरमेंटल चेंजेस एंड माइग्रेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। Environmental pressure like drought and floods can drive out migration from one area. On the other hand, in migration can impact the landscape at the destination. तो जो कहने का ये मतलब है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो माइग्रेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि सूखा पड़ जाता है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या कुछ पहले से चेतावनी आ गई कि यहाँ पर तूफान बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है, तो हमको माइग्रेट करवाना पड़ता है। अब माइग्रेट भी क्या टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो बात करें वो परमानेंट ही है, मतलब जो फिक्स अपना सिटी छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। और माइग्रेशन में क्या है, अगर कोई आउट माइग्रेशन कर रहा है, मतलब कोई शहर छोड़ के जा रहा है, तो उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है इन माइग्रेशन की, इन माइग्रेशन, उसमें दिक्कत क्या है कि आप इन माइग्रेशन उस बोलोगे जहां पर आप माइग्रेट करके जा रहे हो और वहां पर आप बसोगे, वहां के रिसोर्सेज यूज करोगे, ठीक है। अब मानो एक सिटी में आप गए, उस सिटी में पानी की क्षमता तो फिक्स होगी, पानी एक लिमिट तक रहेगा, हाउसिंग फैसिलिटी वहां पे नॉर्म कम होगी, मतलब फिक्स घर होंगे ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई का इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो और होगा क्या कि जब जितने ज्यादा लोग एक जगह बसेंगे तो वहां पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो कहने के मतलब है कि इससे क्या है कि अर्बन जो शहरी जगह में है वहां पर बहुत ज्यादा लोड आ गया रिसोर्सेज का, वहां पे रिसोर्स की स्कैरसिटी होती जा रही है। द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स इनटू अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स often leads to excessive pressure on local resources like water, housing, sanitation infrastructure, contributing to environmental degradation। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारे शहर है वो भी अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट है, मतलब वो कुछ प्लान तरीके से नहीं शहर बसाए हुए कि ये जो सिटी बना दी है तो उसमें इतने ही लोग रह पाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ डिसाइडेड नहीं है किसी भी सिटी में। तो इस वजह से क्या है ना कि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है उनके रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबल रेमेडीज। अब क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या मतलब जिसके हम इन सब प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। द माइग्रेशन इशू इज लाइकली टू वर्सन इन द कमिंग ईयर्स एज क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इवेंट्स। अब जो माइग्रेशन की वजह से माइग्रेशन और ज्यादा आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज बढ़ने से
वेदर एक्सट्रीम होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटली समस्या आने लगेंगी, जैसे कि हमने फ्लड्स फ्रिक्वेंटली आने लग जाएंगे, सूखा जो है बहुत सारे इलाकों में पड़ने लग जाएगा, ड्रॉट्स पड़ने लग जाएंगे। तो आगे चल के ना माइग्रेशन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा तीव्र होने वाली है। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज इज राइजिंग, क्रिएटिंग ए न्यू मिडिल क्लास विद होप्स दैट बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और जो इससे क्या है कि न्यू मिडिल क्लास और बन रहा है, और उसकी होप्स ये रहती है कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सिटी में जाके बढ़ जाएंगे। सम पॉसिबल रेमेडीज टू मैनेज दिस इश्यूज। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल रेमेडीज हैं, जैसे सरकार क्या क्या कर सकती है इसमें। प्रमोटिंग रूरल अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तो हमको एक तो एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं और उसका जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना चाहिए। स्पेशल एफर्ट्स टू नीडेड टू क्रिएट नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स फॉर फार्मर्स एज क्लोज टू देयर होम्स एज पॉसिबल। और सरकार फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए नॉन फार्मर सेक्टर की जॉब क्रिएट करनी चाहिए, मतलब कि वो जॉब किसान आसानी से कर पाए और उसके घर के पास ही हो, जिसमें क्या है कि उसको किसी भी वजह से उसके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि उसको माइग्रेट करके शहर में जाना चाहिए। उसको अगर उसको वहां पे प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते रहे, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर मिलता रहे, तो वो क्यों शहर में मूव करना चाहेगा, कौन अपना घर छोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो सरकार ये काम कर सकती है। रीजनल कॉर्पोरेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन माइग्रेशन व्हाइल मेंटेनिंग इट्स इंटीग्रिटी। तो रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कोई पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है मान लो, तो पॉलिसी इस प्रकार से हो कि जो रूरल एरिया है उसको भी उतना ही बेनिफिट हो। लाइक कुछ रिसोर्सेज एलोकेशन की बात है, तो रिसोर्सेज को इस प्रकार से एलोकेट किया जाए कि शहर, अर्बन और रूरल दोनों को बराबर बेनिफिट हो, और रीजनल जो गवर्नमेंट है उसके साथ मेल करके ही पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए। तो सरकार को जरूरत है रीजनल कॉर्पोरेशन बढ़ाने की भी। नेक्स्ट है एड्रेसिंग रूट कॉज, कि माइग्रेशन की जड़ क्या है उसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट स्टेबिलिटी, एजुकेशन, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज इन सोर्स रीजन्स टू रिड्यूस द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस मिटिगेशन। तो सरकार को माइग्रेशन का रूट कॉज पकड़ना चाहिए, फिर उसके बाद वहां पर प्रमोट करना चाहिए स्टेबिलिटी का, मतलब कि अगर वहां पे कोई समस्या है तो उसको सही सोल्व किया जाएगा, तो और उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाएगा। एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा और वहां पर भी लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी का लाभ देना होगा, मतलब उनको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो फिर वहां पे माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाटा ड्रिवन पॉलिसीज, द कलेक्शन, एनालाइज एंड यूज ऑफ ट्रस्टवर्थी डाटा ऑन माइग्रेशन एंड लेबर मार्केट्स इज क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज। और सरकार जो भी फैसले लेना चाह रही है तो वो फैसले जो है वो डाटा ड्रिवन होने चाहिए। मतलब सरकार पहले वहां पर पूरा वहां के पहले लिए गए पॉलिसीज के ऊपर डेटा को रीड करे, उसको एनालाइज करे, उसके बाद वहां पर निर्णय ले। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बेटर डिसीजन ले पाओगे और उससे आप व्यक्तियों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाओगे, वहां पर रिसोर्सेज अच्छे एलोकेट कर पाओगे, जिससे कि है माइग्रेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब कारण से हम माइग्रेशन को कंट्रोल कर सकती है सरकार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति रही है। द कोविड-19 पैंडेमिक वाज ए मेजर शॉक टू द ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी हैज सिंस रिकवर्ड with GDP surpassing pre-pandemic level, but the pandemic has left lasting impact और scarring effects। कोविड-19 के बाद कोविड-19 ने दुनिया को और इंडियन इकोनॉमी दोनों को ही प्रभावित किया है, और अभी जो हमारी जीडीपी है वो कोविड-19 के आने से पहले जो लेवल पर रिकवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे देखे जाते हैं। द पैंडेमिक exacerbated a pre-existing cyclical slowdown, while initial estimates suggested a long recovery period. Strong public capital expenditure and robust domestic demand has accelerated the process। पैंडेमिक से पहले भी ना हमारे देश में एक स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि करी और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही थी। द RBI assessment in 2025 indicates that while the economy has recovered well, private consumption, particularly in rural areas, remains a key area to monitor। तो RBI ने जो असेसमेंट लगाया 2025 में, उसमें यह बताया कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से रिकवर कर रही है अभी, और प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जा रही है रूरल एरिया के अंदर, और ये हमको मॉनिटर करते रहना चाहिए।
लेकिन समस्या क्या है ना कि अभी भी बहुत से ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी की रिकवरी जो है वो उसका पेस धीरे हो जाता बार बार। द यूक्रेन रशिया वॉर एंड सब्सिक्वेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैव स्ट्रक्चरली अल्टर्ड ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कमोडिटी प्राइस पोजिंग परसिस्टेंट रिस्क। लेकिन जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, ठीक है, इजराइल ईरान के बीच में रोज कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें आती है ना बीच में, इससे होता क्या है ना कि ग्लोबल सप्लाई चेन रुक जाती है एक बार, ठीक है। और कुछ मान लो कोई ऑयल रिच कंट्री है, जैसे ईरान जो ऑयल रिच कंट्री है, तो अब वो अपनी प्रोडक्शन रोक देगा, ठीक है, सप्लाई कट कर देगा। उससे क्या, मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्पाइक कर देंगे। फिर ऑयल प्राइस बढ़ गए, ऑयल प्राइस, और इंडिया जो आपको पता है कि इंपोर्ट करता है ऑयल, अब इंडिया जब ऑयल इंपोर्ट करेगा तो अगर मार्केट में और ऑयल प्राइस बढ़ गए तो इंडिया को और ज्यादा फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। तो इंडिया की मार्केट के अंदर क्या आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि अब इंडिया का कंज्यूमर जो है उसको महंगे में खरीदेगा। तो ये सब कारण है, इसकी क्या है, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि सप्लाई चेन रुकती है इससे और कमोडिटी प्राइस इंक्रीज करने लग जाते हैं। द वायरस altered the economy demand dynamics and supply bottlenecks have emerged as the risk of domestic economy. However, certain factors are driving growth. लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसकी हम ग्रोथ को चलाते जा रहे हैं। A sustained push on government capital expenditure capex particularly in infrastructure. तो सरकार जो है अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना हर साल इंक्रीज करती जा रही है। जैसे अपने लास्ट बजट में देखा था, लास्ट जो बजट आया अभी 2025 फरवरी के अंदर जो आया था, इसमें सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, 25% से इंक्रीज कर दिया। तो ये सरकार ने 1,11,111 करोड़ रुपए खर्चने का वादा किया है। तो सरकार इस प्रकार से कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और जब जैसे उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने लग जाएगा ना, तो वो देश अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ की राह पर निकल जाएगा। ए स्ट्रॉन्ग ड्राइव टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एंड बूमिंग फिनटेक इकोसिस्टम। और इंडिया की इकोनॉमी क्यों अच्छा कर पा रही, क्योंकि हमने क्या, डिजिटलाइजेशन बहुत कर दिया है, फिनटेक इकोसिस्टम आ गया, अभी यूपीआई जैसी इतनी अच्छी एप्स आ गई हैं, तो इससे क्या, पेमेंट करना बहुत ईजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है और सस्ता हो गया है। इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो सरकार वेरियस सेक्टर में पीएलआई स्कीम लेके आई है, और इसमें क्या है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेंटिव देती है। ग्रोथ इन सनराइज सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी क्या, हमारे जो सनराइज सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। जैसे अब ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत इजी हो गया, स्टार्टअप्स नए नए खुल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत काम किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रो कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टू इंश्योर सस्टेन हाई ग्रोथ, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ एंड एजुकेशन। और भारत को ये भी इंश्योर करना होगा कि अगर उसको लगातार ग्रो करते रहना है तो उसको अपने हेल्थ और एजुकेशन में बहुत काम करना होगा। हमको हेल्थ और एजुकेशन की स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। अब कंपैरिजन के लिए बताऊं कि चाइना जो है, चाइना सिर्फ R&D पर ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही अपनी इकोनॉमी का 8% खर्च देता है, और चाइना की इकोनॉमी जो है वो लगभग $15 ट्रिलियन के पास है। तो इसका 8% देखो, और इंडिया इसी जगह पे अपनी इकोनॉमी का 1% से भी कम खर्चता है, और इंडिया इकोनॉमी आज $4 ट्रिलियन के पास है, ठीक है। तो ये हम जो है, ये चीज हमको सही करनी चाहिए, क्योंकि तो अभी हम मानते हैं कि हमारे पास जो इतने फंड्स नहीं है, हम इतने भी अमीर नहीं हो गए, लेकिन भारत सरकार के साथ साथ हम एज ए ह्यूमन भी हमको सपोर्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, कि वो इतने रिसोर्सेज जुटा पाए कि वो हम एक दिन ग्रो कर पाए, हम चाइना के मुकाबले या चाइना से भी ज्यादा ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो गया। अब पोस्ट पैंडेमिक हमने यही बात करी है कि जो बहुत सारी समस्याएं थी हमारे पैंडेमिक के बाद, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा क्रैश हो गई थी, लेकिन पैंडेमिक से हम अच्छे से रिकवर तो कर पाए हैं। लेकिन पैंडेमिक से पहले भी हमारे ऊपर स्लो डाउन थोड़ा चल रहा था, ठीक है। और ज्यादातर इसका इंपैक्ट देखा गया कि अब जो रूरल एरिया में जो है कंजम्पशन हमारी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट कंजम्पशन, और हम ग्रो करेंगे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि रशिया और यूक्रेन जैसे ऐसे वॉर जो बार बार वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो ये बहुत समस्या का कारण है। जियोपॉलिटिक्स टेंशन की वजह से इंडिया पर डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, और यूएसए जैसा देश है जो
जैसे हम ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, तो उस पर हमसे सैंक्शन लगाने की बात करता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है हमारी ग्रोथ के जो रुकावट बनती जा रही है। अब इसके साथ मैंने आपको रिवीजन प्रोवाइड करवा दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। पूरा चैप्टर जो है वो 2-3 पन्नों में ही आप इसको रिवाइज कर सकते हो। फिर है इसका एमसीक्यू, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, इसको आप जरूर लगाओ। हर वीडियो के बाद 1 मिनट का ही काम है, आप इसको जरूर पढ़िए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। और इस अगर आप इसको एज ए पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसका क्विज भी लगा सकते हैं हमारी साइट पर जाकर, ठीक है। इसको पढ़ने से क्या होगा, एक आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया है। चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा